आज की कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटे से गांव के अंदर एक सुरेश नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी शादी हो चुकी थी और वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वह कच्चे घर में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और बड़ी हंसी खुशी वे लोग रहा करते थे। सुरेश मेहनत मजदूरी किया करता और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ही उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। जैसे ही वह गर्भवती होती है और यह खबर सुरेश को मिलती है, तो सुरेश इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अब हमारा बच्चा हो जाएगा और उस बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाएंगे। इसी सोच के साथ वह मजदूरी करने के लिए जाया करता और अब और भी ज्यादा जोश के साथ काम करके अपने घर का भरण पोषण कर रहा था। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की डिलीवरी का समय आ जाता है। सुरेश मजदूरी पर गया हुआ था, तो वह जब दर्द से चिल्लाने लगती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग उसे ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और वहां से सुरेश को खबर कर दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी को बच्चा होने वाला है और तुम जल्द से जल्द आकर उसको संभालो। आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम और आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद। कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सुरेश जैसे ही ये खबर सुनता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारा बच्चा होगा और बच्चा होने के बाद हमारे घर में 3 सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उस घर के अंदर वे दोनों ही रहा करते थे और कोई उनके परिवार में नहीं था। सुरेश खुशियों से भरा हुआ कुछ पैसे इधर उधर से जमा करता है और उसके बाद अपनी पत्नी के पास हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाता है। जहां पर वह मजदूरी कर रहा था, वहां से रास्ते में जाते समय अचानक एक दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो जाती है। ये बात जैसे ही उसकी पत्नी को पता चलती है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से कहती है कि भगवान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एक ही तो सहारा था मेरे पास, उसको भी तुमने छीन लिया। अब हॉस्पिटल में जो आसपास उसके लोग थे, उनको भी यह बात पता चलती है, तो वे लोग उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। ऐसा कहकर उसको सांत्वना देते हैं। जो सुरेश की पत्नी थी, उसको बच्चा होता है। बच्चा एक बेटा हुआ था। उस बेटे को गोद में लेकर वह बार बार सोचा करती कि आखिर किया क्या जाए। उसके बाद बस्ती वाले इकट्ठा होकर सुरेश का अंतिम संस्कार करा देते हैं। सुरेश की पत्नी, जो सुरेश के गम में काफी ज्यादा टूट चुकी है, वह बार बार भगवान से यही कहती है कि भगवान, हमने ऐसा क्या किया है जो आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी। वह अपने बच्चे को गोदी में लेकर सोचती है कि इससे आगे क्या होगा, लेकिन फिर वह सोचती है कि चलो ठीक है, जो कुछ हो गया उसे जाने दो, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। उसके बाद वह फैसला लेती है कि वह अपने बच्चे के साथ जीवन को बिताएगी और उसे पढ़ा लिखाकर एक बड़ा इंसान बनाएगी, जो सुरेश का और उसका दोनों का सपना था। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिनों तक अड़ोस पड़ोस वाले मदद कर देते हैं उसके घर का भरण पोषण करने में। लेकिन जब ज्यादा समय हो जाता है तो वे लोग भी मदद करने से पीछे हट जाते हैं। उसका बच्चा 6 महीने का हो गया था, तो वह अपने बच्चे को लेकर इधर उधर काम की तलाश में निकलने लगती है। वह दूसरों के घरों पर काम किया करती और काम करके अपने बच्चे को पालने पोसने लगती है। धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल बाद उसका बच्चा पढ़ने लिखने लायक हो गया था, तो उसका एडमिशन वह गांव के ही स्कूल में करवा देती है। वह मेहनत मजदूरी करती है, इधर उधर दूसरों के घरों में काम किया करती है और अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रही थी। उसका जो बेटा था वह भी काफी ज्यादा समझदार था। उसे परिवार की हालत के बारे में पता था, तो वह अपनी मां का बहुत ही ज्यादा सहयोग करता, घर के काम में, और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहा था। अब जो लड़का था वह 12 साल का हो गया था। जैसे ही वह 12 साल का होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मां की तबीयत ज्यादा ही खराब है और वह दवाई नहीं ले रही है। अब इसके बाद एक दिन वह स्कूल नहीं जाता है और अपनी मां से कहता है कि मां, तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर के पास जाकर कुछ दवाई ले आता हूं, तुम उन्हें खा लेना और ठीक हो जाना। उसके बाद उसकी मां की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
जब वह अपने नन्हे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वह उसको अपने पास बिठा लेती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहती है कि मेरे लाल, मैं अब जाने वाली हूं। मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे अब तुम्हारे पिताजी के पास जाना है और मेरे पीछे तुम्हें अच्छी तरह से रहना है। किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं है। इस बात को जैसे ही वह 12 साल का बच्चा सुनता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से अपनी मां से कहता है, मां, तुम रहने दो। मुझे कुछ पैसे दो और मैं डॉक्टर के पास से कुछ दवाई लाऊंगा। उन्हें खाकर तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वह मां उसे रोकते हुए कहती है कि बेटा, अब कुछ नहीं होगा। बीमारी काफी बढ़ चुकी है और अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि तुम जिंदगी में कभी भी किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, किसी से मांग कर नहीं खाओगे, अपनी परवरिश तुम खुद अपने आप करोगे। उसके बाद इन बातों को सुनकर उसके बेटे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह अपनी मां के सिरहाने के नीचे से कुछ पैसे उठाता है और एकदम से भागकर डॉक्टर के पास जाता है। जैसे ही वह डॉक्टर के पास गया था तो इतनी ही देर में उसकी मां की मौत हो चुकी थी। पड़ोसियों को यह पता चलता है। इधर वह बेटा दवाइयों को अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए वहां पर आता है और जैसे ही देखता है कि उसकी मां मर चुकी है तो वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। अब इसके बाद अड़ोस पड़ोस वाले उसको सहारा देते हैं और कहते हैं कि बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। यह जीवन का खेल है और जिस जीवन के खेल में यह सब कुछ विधाता तय करता है कि किसको यहां पर रहना है और किसको नहीं रहना है। ऐसा कहकर वे उस बच्चे को समझाते हैं और उसकी मां का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अब घर के अंदर कुछ पैसे जमा कर रखे थे उसकी मां ने। उनसे उसका कुछ दिन तो गुजारा चल जाता है, लेकिन उसके बाद वे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब वह बच्चा अपने स्कूल को भी अच्छी तरह से जारी रखता है क्योंकि उसकी मां ने कहा था कि तू अपनी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल जारी रखेगा और एक बड़ा आदमी बनेगा। जीवन में कभी भी किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करते हुए वह खुद भी कुछ काम किया करता और अपने स्कूल की फीस भरा करता। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन जब वह शाम को स्कूल से आने के बाद काम की तलाश में जाता है तो उसे कोई काम नहीं मिलता है। उसके पास कोई पैसे तो थे नहीं। इस वजह से उसे शाम को भूखा ही सोना पड़ता है क्योंकि वह रोज कमाया करता और उस कमाई से अपना पेट भरा करता। छोटा सा कच्चा सा घर था, उसके अंदर वह रहा करता। शाम को सोचता है कि चलो ठीक है, आज मुझे काम नहीं मिला तो मुझे कल काम मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह एक गिलास पानी पीकर ऐसे ही घर के अंदर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह वह खाली पेट उठकर स्कूल चला जाता है। स्कूल जाने के बाद पूरे दिन भर स्कूल में पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद वापस शाम को जैसे ही काम पर जाता है तो उसे काम कहीं भी नहीं मिलता है। वह इधर उधर, कभी चाय की टपरी पर, कभी होटलों पर इस तरह का काम किया करता था। लेकिन आज उसके जाने से पहले वहां पर वर्कर आ चुके थे और वे वर्कर उसका काम कर रहे थे। अब वह बच्चा मायूस हो जाता है और परेशान सा दिखाई देने लगता है। वह अपने घर आता है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम को फिर से वह एक गिलास पानी पीकर सो जाता है। अब उसे 2 दिन हो गए थे बिना कुछ खाए पिए। अब शाम को एक बार तो उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं किसी से मांग कर खा लूं। लेकिन फिर उसे अपनी मां की याद आती है। उसकी मां ने कहा था कि बेटा, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी से मांग कर नहीं खाना है। वह उस बात पर अटल रहता है और उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल फेंकता है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह भी वह खाली पेट है। इस बार वह सोचता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं सुबह सुबह से जाकर ही काम पर पहुंच जाऊंगा। अब घर से निकल तो जाता है, लेकिन 2 दिन से भूखा रहने की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। उसी हालत में वह काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन आज भी उसकी फूटी किस्मत उसका साथ नहीं देती है। आज भी उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है। दोपहर के समय वह एक पेड़ के नीचे मायूस सा बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। अब वह सोचने लगता है कि भूखा मरने से अच्छा तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लूं।
लेकिन तभी उसकी मां की बात फिर से उसके सामने आ जाती है। लेकिन यह पेट की भूख है। पेट की भूख इंसान को तोड़ देती है। अब तभी वह सोचता है कि मांग कर खाना तो गलत है, लेकिन मैं किसी की मदद तो ले सकता हूं। फिलहाल मेरा समय बुरा है और बुरे समय में मैं किसी की मदद ले लूंगा। बाद में जब मैं समर्थ हो जाऊंगा तो उसका बदला चुका दूंगा। ऐसा सोचकर वह धीरे धीरे अपने गांव की तरफ आता है। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा घर था। जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटाता है और खटखटाने के बाद घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला निकलकर उस बच्चे को देखती है, कहती है कि बेटा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूं? उसके बाद वह लड़का सोचता है कि मैं इस अम्मा को पूरी व्यथा बता दूंगा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं। लेकिन उसके सिद्धांत जो उसे मां बताकर गई थी वे उसके आड़े आ जाते हैं और वह उनसे कहता है, मां जी, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? उसके बाद वह महिला उसको देखती है। उसकी तरफ देखते ही समझ जाती है कि यह बच्चा भूखा है और इसकी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद वह अंदर जाती है और पानी की जगह एक गिलास दूध और 2 लड्डू अपने हाथ में लेकर बाहर निकलती है। जैसे ही वह लड़का दूध का गिलास अपने हाथ में लेता है और उसको पीने के लिए जैसे ही होता है तो देखता है कि इस गिलास के अंदर दूध है और उसके हाथ में 2 लड्डू थे। तो वह महिला कहती है, बेटा, पहले इन लड्डुओं को खा लो, उसके बाद दूध पी लेना, क्योंकि यह दूध गर्म है। तभी वह लड़का कहता है, मां, मैंने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं था, लेकिन आपने मुझे पानी की जगह दूध क्यों लाकर दिया? उसने कहा, बेटा, मैं समझ गई थी कि तू भूखा है, लेकिन तेरा स्वाभिमान तुझे तोड़ नहीं सका। इसी वजह से मैं अपनी तरफ से यह तुम्हें दे रही हूं। तुम इन्हें खा लो और खाकर अपना पेट भरो। उसके बाद वह लड़का उन लड्डुओं को खाता है और उसके बाद दूध को पी लेता है। उस महिला का भी एक बेटा था। इसी वजह से वह उसकी पूरी व्यथा को समझ गई थी। उस दूध को पीने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि इसके बदले मैं इनकी कुछ न कुछ मदद करूंगा, या जो मुझसे हो पाएगा वह जरूर करूंगा। उस दूध को पीने के बाद वह उस मां से कहता है, मां, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? लेकिन वह महिला कह देती है, बेटा, इसके बदले मैंने तुझसे कुछ कराने के लिए यह दूध तुझे नहीं दिया था। मैंने दिया था क्योंकि तू भूखा था। मैं नहीं चाहती कि इसके बदले तुम मेरे लिए कुछ करो। लेकिन वह लड़का जिद पकड़ लेता है, कहता है, मैं ऐसे आपका दूध नहीं पी सकता, आपको मुझसे कुछ न कुछ तो कराना होगा। उसके बाद वह महिला कहती है, बेटा, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझसे वादा करो कि जब तुम किसी की मदद करने लायक हो जाओगे तो जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है वैसे ही किसी और की मदद कर देना। यह बात उस महिला ने उस बच्चे का दिल रखने के लिए कह दी थी, क्योंकि वह लड़का बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी था और वह नहीं चाहती थी कि उसका यह स्वाभिमान कभी भी टूटे। उसके बाद वह लड़का कहता है, ठीक है मां, मुझे जिंदगी में कभी भी ऐसा लगेगा कि किसी को मेरी मदद की जरूरत है और उस काम को मैं कर सकता हूं तो मैं उसे जरूर करूंगा। ऐसा कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वह स्कूल जाता है और स्कूल में इसी तरह से पढ़कर मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी को बिताया करता है। वह अपनी फीस भी मेहनत करके भरा करता है और अपने खाने पीने के लिए पैसों का जुगाड़ भी मेहनत करके किया करता है। अब दोस्तों, एक दिन वह महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी और वहां पर एक क्लास के अंदर उसे वही लड़का बैठा हुआ मिल जाता है। जैसे उस लड़के को देखती है तो देखते ही समझ जाती है और उसे देखने के बाद वह स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है। उस लड़के के बारे में पूछती है तो प्रिंसिपल पूरी की पूरी बात उस महिला को बताता है। वह बताता है कि इसके मां बाप इसे छोड़कर चले गए और यह मेहनत करके अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहा है और इसी तरह से अपने स्कूल की फीस भी दिया करता है। तो वह महिला उस लड़के के लिए कुछ करना चाहती है, क्योंकि छोटी सी उम्र में वह बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी था और वह चाहती थी कि उसका स्वाभिमान कभी भी न टूटे। तो वह प्रिंसिपल से कहती है, मास्टर साहब, अगर आप कहो तो मैं इसकी स्कूल की फीस भर दूं। उसके बाद प्रिंसिपल साहब कहते हैं, आप फीस तो भर दोगी, लेकिन यह लड़का इस चीज के लिए राजी नहीं होगा। मैंने भी इससे कई बार कहा है कि बेटा,
तुम्हारी फीस मैं भर दूंगा। लेकिन यह मना कर देता है और कहता है कि मुझे अपनी मेहनत से ही उस मुकाम को हासिल करना है। उसके बाद महिला कहती है, मैं इसकी मदद करना चाहती हूं, चाहे किसी तरह से भी हो। आप ऐसा करना, इससे कह देना कि सरकार ने तुम्हारी फीस माफ कर दी है और अब तुम्हें केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। ऐसा कहकर वह महिला उसकी पूरी साल की फीस भर देती है और वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। महिला हर साल आकर उसकी स्कूल की फीस भर दिया करती और इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं। अब जैसे ही उस लड़के की स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो वह पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है और इस साल भी वह महिला उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए वहां पर आई थी। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल साहब उसे बताते हैं कि वह लड़का पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया है तो वह महिला मायूस हो जाती है। फिर वह सोचती है कि चलो, इसकी मदद मेरे भाग्य में इतना ही लिखी होगी। ऐसा सोचकर वह अपने घर चली जाती है। इधर उसका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होता है। महिला पहले से ही संपन्न थी। अच्छा खासा घर था उसका और अच्छी खासी प्रॉपर्टी उनके पास थी। उसका बेटा बड़ा होता है और बड़ा होकर एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। महिला पहले से ही संपन्न थी और कुछ पैसे उसका बेटा कमा लिया करता था, तो उनके दिन अच्छी तरह से बीत रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और उस लड़के से मिले हुए उस महिला को 25 साल हो गए थे। अब 25 साल बाद अचानक से एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसका बेटा उसे लेकर डॉक्टर साहब के पास जाता है। डॉक्टर साहब उस महिला का चेकअप करते हैं और उसके बेटे को बताते हैं, बेटा, इन्हें कैंसर है और इनका इलाज अगर आपको करवाना है तो आपको बड़े शहर और बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, लेकिन वहां का खर्चा काफी ज्यादा है। तभी वह बेटा डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब, खर्चा चाहे कितना भी आ जाए लेकिन मुझे अपनी मां को बचाना है। इस चीज को सोचकर वह बड़े डॉक्टर साहब का नंबर लेकर और हॉस्पिटल का एड्रेस लेकर वहां चला जाता है। वहां जाकर जैसे ही वह उस बड़े हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसकी मां उससे कहने लगती है, बेटा, तू रहने दे, इस बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज मत करवा। अगर इसमें इलाज करवाएगा तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। उसके बाद उसका बेटा अपनी मां से कहता है, मां, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। पैसे तो मैं जिंदगी में और भी कमा लूंगा, लेकिन तू स्वस्थ बनी रहेगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वह उसे मना कर देता है, क्योंकि उस महिला के बेटे को भी अच्छे संस्कार मिले थे और उसकी परवरिश अच्छी हुई थी, तो वह लड़का भी बहुत ही ज्यादा दयावान और संस्कारी था। अब वह उस हॉस्पिटल में जाकर जैसे ही डॉक्टर साहब के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर साहब तो विदेश गए हैं किसी मरीज को देखने के लिए, लेकिन वह कल तक आ जाएंगे और अगर उसे अपनी मां का इलाज उन डॉक्टर साहब से करवाना है तो उन्हें एडमिट होना पड़ेगा। इसके बाद वह लड़का अपनी मां को लेकर उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। दूसरे दिन डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब आकर उनका कुछ चेकअप करवाते हैं और चेकअप के बाद जब रिपोर्ट आती है तो वह उस लड़के को बताते हैं, इनका जो कैंसर है अभी फर्स्ट स्टेज पर है और अगर इनका अच्छी तरह से इलाज किया जाए तो इनका कैंसर ठीक हो सकता है। तो वह लड़का कहता है, डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, खर्चा चाहे जितना भी आ जाए लेकिन मां की जिंदगी बचा दो। ऐसा कहकर वह डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब, आप इलाज की तैयारी करो, पैसों की चिंता मत करो। उसके बाद उसकी मां का इलाज वहां चलने लगता है और बड़े डॉक्टर साहब खुद आकर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। इधर जो लड़का था उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी वह पूरी की पूरी मां के इलाज में खर्च हो गई थी, क्योंकि उसकी दवाइयां काफी ज्यादा महंगी आती थीं और उसकी मां के इलाज के चलते उसका बिजनेस से भी ध्यान हट गया था, तो पूरा व्यापार भी उसका ठप हो गया था। अब जैसे ही उसकी मां इस बात को देखती है तो वह कहती है, बेटा, इतना महंगा इलाज है, इससे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारी सारी की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद इलाज कैसे होगा और इस बड़े हॉस्पिटल का बिल कैसे चुका पाओगे? उसके बाद बेटा कहता है, मां, इसके लिए चाहे मुझे अपना घर, खेत, जमीन सब कुछ बेचना पड़े, लेकिन मैं आपका इलाज अच्छी तरह से करवा कर रहूंगा। मां कहती हैं, बेटा, अब तो मेरी उम्र हो गई है और मैं कुछ दिनों बाद वैसे भी मर ही जाऊंगी,
तो तू इस बूढ़ी महिला पर अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है? अगर तू सब कुछ बेच देगा तो तेरी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी? तो उसका बेटा कहता है, मां, जिंदगी में मां से बड़ी कोई चीज नहीं है। मां ही भगवान है, मां ही गुरु है और मां ही सब कुछ होती है, और मैं अपनी मां को ऐसे ही नहीं मरने दूंगा। उसके बाद वह इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करता है और अपनी मां के इलाज को जारी रखता है। इसी बीच जो बड़ा डॉक्टर था वह घंटों घंटों तक उस बूढ़ी अम्मा के पास बैठा रहता और उससे बातें करता था। धीरे धीरे करके 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने में उसकी मां बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। बड़े डॉक्टर साहब उस लड़के के पास आते हैं और कहते हैं, अब मां जी की तबीयत ठीक है। कल मैं एक टेस्ट करूंगा और टेस्ट करने के बाद यह पता चल जाएगा कि उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। दूसरा दिन आता है। बड़े डॉक्टर साहब एक टेस्ट करते हैं और टेस्ट में उनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आती है। कोई भी कैंसर के अंश उनके अंदर नहीं मिलते। इसके बाद बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं, अब आपकी मां बिल्कुल ठीक हैं और कल इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। शाम होती है। शाम के समय दोनों मां बेटे हॉस्पिटल के कमरे में बैठे बैठे यही सोच रहे होते हैं कि अब इस हॉस्पिटल का बिल कैसे चुकता किया जाए। तो बेटा मां से कहता है, मां, आप चिंता मत करो, मैंने एक साहूकार से बात कर ली है और वह कल पैसे लेकर आ जाएंगे। मैंने अपने घर को गिरवी रख दिया है और जो पैसे वह हमें देंगे उसे मैं बाद में मेहनत करके चुका दूंगा। इन्हीं बातों में उनकी पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह एक कंपाउंडर उनके कमरे में आता है और एक लिफाफा उस लड़के के हाथ में देते हुए कहता है, यह हॉस्पिटल का बिल है, ध्यान से चुका देना। अब उस लिफाफे को लेकर वह लड़का परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक वह व्यक्ति आया नहीं था जिससे उसने बात कर रखी थी। तभी उसकी मां एकदम उस लिफाफे को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, देखो तो सही कितना बिल आया है इस हॉस्पिटल का। उसके बाद जैसे ही वह लिफाफा खोलती है तो लिफाफे के अंदर एक पर्ची होती है। पर्ची में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़ने के बाद उस मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वह लड़का उस पर्ची को अपनी मां के हाथ से लेता है और पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, मां, आपने हॉस्पिटल का बिल तो 25 साल पहले ही चुका दिया था। 1 गिलास दूध और 2 लड्डू जो आपने दिए थे वही इस हॉस्पिटल का बिल है। इस बात को सुनने के बाद वह लड़का अपनी मां से पूछता है, मां, यह कैसा बिल है? क्या आप इस डॉक्टर साहब को पहले से जानती थीं? उसके बाद उस बूढ़ी अम्मा को सब कुछ याद आ जाता है और वह कहती है, बेटा, आज से 25 साल पहले एक भूखा लड़का हमारे दरवाजे पर आया था। तू जब बहुत छोटा था उस समय उसने मुझसे पानी मांगा था और मैंने घर के अंदर से उसे दूध और लड्डू लाकर दे दिए थे, और यह वही लड़का है जो अब डॉक्टर बन चुका है। इतनी देर में डॉक्टर साहब भी उनके पास आ जाते हैं। वह उनकी बातों को छुपकर सुन रहे थे। डॉक्टर साहब कमरे के अंदर आते हैं। जैसे ही बूढ़ी मां डॉक्टर को देखती है तो एकदम गले से लगा लेती है और सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब उस लड़के ने जो भी उधार लिया था उसे भी चुका देते हैं और कहते हैं, मां, देखो, आज मैंने आपके कहे अनुसार जरूरतमंद की मदद कर दी है। इस बात को सुनकर वह बूढ़ी अम्मा डॉक्टर साहब को गले से लगा लेती है और कहती हैं, बेटा, तुझे कैसे पता कि मैं वही महिला हूं जो उस दिन आई थी? उसके बाद वह डॉक्टर बताता है, जब आप हॉस्पिटल में आई थीं तो आपने अपनी आईडी जमा की थी और आप मेरे ही गांव की रहने वाली थीं। फिर जब मैंने छानबीन की तो मुझे पता चला, और ज्यादा छानबीन करने के बाद मुझे यह भी पता चला कि मेरे स्कूल की फीस भी आप ही भरा करती थीं। जब मैं प्रिंसिपल साहब से मिला तो उन्होंने मुझे यह बात बताई कि मेरी स्कूल की फीस एक महिला भरती थी। अब आपने मुझ पर इतने एहसान किए थे तो आपके एहसानों का बदला तो चुकाना ही था। इसके बाद वह लोग अपने घर चले जाते हैं और इधर डॉक्टर साहब सभी की सेवा करने में दोबारा से जुट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहां पर 1 गिलास दूध और 2 लड्डू के ऊपर एक लड़के ने 25 साल बाद एक महिला को इतना अच्छा तोहफा दिया कि शायद ही आज तक किसी ने दिया होगा। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप इन कहानियों से अच्छी शिक्षा ले सकें और अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।